इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या फिर कहें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, यानी कि ऊंचाई और दूरी के बारे में। अगर किसी को ऊंचाई और दूरी का कुछ भी नहीं आता है तो मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं ये वादा कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास कर सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन A to Z कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं जितनी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, हर एक टाइप के क्वेश्चन के फिगर को हम कैसे बनाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल ये चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप फुल में से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कि नाम से पता चलता है हाइट एंड डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें बताना है हाइट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। हाइट मतलब कि कोई भी परपेंडिकुलर चीज़, चाहे वो पोल भी हो सकता है, वो एक कोई टावर भी हो सकता है, वो कोई फ्लैग हो सकता है, या फिर कोई भी वो पेड़ हो सकता है, या फिर कोई भी भवन हो सकता है, यानी कि कोई बिल्डिंग हो सकती है, यानी कि एनीथिंग जो कि सीधे सीधे खड़ी। जैसे कि ये हमारा फ्लैट सरफेस, यानी अगर मान लीजिए अर्थ है और इस पर जो चीज़ खड़ी है तो ये हो गई हमारी हाइट। परपेंडिकुलर जो चीज़ होती है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में कोई भी भवन कह सकता है, कोई पेड़ कह सकता है, पेड़ की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई, किसी खंभे की ऊंचाई, तो कुछ भी बोल सकता है, तो वो आपकी ऊंचाई में, हाइट में ही काउंट होगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो कह सकता है कि खंभे से इतनी दूरी पर, तो खंभे से दूरी का मतलब हम उसको लेफ्ट में भी मान सकते हैं, उसको राइट में भी वो दूरी को मान सकते हैं। ये कोई एक खंभा है और उससे कहा जाए कि इससे 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर हम इसको इधर भी मान सकते हैं और 20 मीटर हम इसको इधर भी मान सकते हैं। हम किसी भी तरफ मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ हम हाइट हमारी क्लियर होगी कि इस चीज़ को हम क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे। अब उसने कहा उसके, अच्छा ये चीज़ जो होता है उसको बोला जाता है, जो नीचे का पॉइंट उसको फुट बोला जाता है, फुट इंग्लिश में फुट, और हिंदी में आपको देखने को मिलेगा पाद बिंदु। और जो ऐसे मान लीजिए पेड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है, यानी कोई घर है, तो घर का ये समझ लीजिए नीचे बेस पॉइंट होता है, और ये जो होती है इसको छत, उसको बोला जाता है शिखर। क्या बोला जाता है, शिखर, जो कि इसकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, शिखर, या फिर इंग्लिश में कहें तो उसको बोला जाता है टॉप। ठीक है, तो आपको ये बचाना कि शिखर और ये हो गया टॉप, यानी को कहेगा पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, या फिर कोई कार है, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, उस दूरी पर उन्नयन कोण, शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, और आप बताइए इसकी जो हाइट है इस भवन की वो कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर उसको हाइट कहता है और इतनी मीटर दूरी पर कहता है तो हम किधर मानेंगे, चाहे इधर भी मान सकते हैं और उधर भी मान सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि उन्नयन कोण क्या होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदी मीडियम वालों बच्चों को हिंदी मीडियम में समझाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी समझाएंगे। ये जो वीडियो है दोनों लैंग्वेज में, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे और बात करनी चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट यानी दृश्य रेखा क्या होती है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। तो जो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन करने के लिए अपने आप को वहाँ पे मान के आप अगर करेंगे क्वेश्चन, तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो हमारी जो आई लाइन है, यानी कि जो हमारी क्षैतिज रेखा है वो हमारी क्या है, बिल्कुल सीधे है। वो क्षैतिज रेखा हमारी चेंज नहीं होती, यानी अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हमारी क्षैतिज रेखा क्या, बिल्कुल जैसे हम सीधे स्ट्रेट देख रहे हैं तो ऐसी होगी। अगर मैं ऊपर कोई फ्लैग है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ऊपर कोई फ्लैग है वो लहरा रहा है और मैं उसको देखने लगूँ, तो जो हमारी क्षैतिज लाइन है वो तो हमारी ऐसी कुछ होगी, क्योंकि वो तो फिक्स है। क्षैतिज लाइन कभी चेंज नहीं, चाहे आप उन्नयन कोण बने या फिर अवनमन कोण। ध्यान रखना, जो क्षैतिज रेखा है वो हमारी क्षैतिज रेखा हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी। अब मैं ऊपर की, अगर मान लीजिए कोई वो है फ्लैग लहरा रहा, उसको ऊपर के देख रहा हूँ, तो हमारी जो दृष्टि रेखा है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा जो है, जो हमारी दृष्टि रेखा है वो क्या है, अब ये ऊपर की ओर है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो है वो ऊपर की ओर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे है, वो इधर की ओर। हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की ओर, अगर हम नीचे की तरफ देख तो लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी, वो नीचे की ओर होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें ये समझना है कि जो कोण होगा वो हमेशा इन्हीं दो के बीच बनेगा, कोण हमेशा इन्हीं दो के बीच में बनेगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अच्छा मान लो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देखूँ, इसी को मैं इधर से देखूँ, तो जो हमारा फिगर कैसे बनेगा, इधर की तरफ फ्लैग मान लीजिए, अब हम इधर की ओर देख रहे हैं, तो जो हमारा फिगर बनेगा वो अब ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्नयन कोण कैसे लगेगा, ऐसे बनेगा यहाँ पे।
तो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा, और दोनों फिगर ये उन्नयन कोण के हैं, और हमें बताया कि जो एंगल बनेगा वो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और ये हमारी क्या है, दृष्ट रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट। तो जो उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन इन्हीं दो के बीच बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, उन्नयन कोण किसी इन्हीं दो के बीच, उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक और ट्रिक आपको याद करने की, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर की, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से आप याद रखने, ऊ से क्या होगा, ऊपर के, जब हम ऊपर की ओर देखें तो जो एंगल बनता है वो क्या हो, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए। और एंगल हमेशा ध्यान रखना कि जो हम दृष्ट रेखा अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं और जो हमारे क्षैतिज रेखा कभी भी चेंज नहीं, अभी मैं जब अवनमन कोण बताऊंगा उसमें अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या बनेगा, ये होता है उन्नयन कोण, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन उन्नयन कोण से कैसे घुमा घुमा के पूछेगा, जैसे कि कहा कि एक आदमी है जो नीचे खड़ा है और एक कोई आदमी जो छत पे खड़ा है और उसको वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मकान बना होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा। अच्छा, इसमें जो होगा व्यक्ति की जो आई होगी वो इसके बिल्कुल जहाँ से मेन सफ़ेद, यानी यहाँ समझ लीजिए इसका गेट है, यहीं से यहाँ पे आदमी मान लीजिए ज़मीन के अंदर, ऐसा ही एज्यूम करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं होगा। हाँ, मायने कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं हो सकता। आपके यहाँ समझ लीजिए आप ज़मीन पर ऐसे आँख गड़ा के देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं होगा, ये बिल्कुल इसकी सरफेस से बिल्कुल सटा के होगा। अगर मैंने कहा ये 10 मीटर ऊंचा है तो आप ये ना सोच लें कि हाइट उसकी आदमी की कुछ होगी, इसमें घटा दें 10 में से उसकी हाइट, तो वो कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर उसने कोई इसकी हाइट को मेंशन नहीं किया है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, इसकी हाइट को पूरे 10 मीटर ही मानेंगे। आपकी आंख यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। नहीं सोचा कि यहाँ पे आदमी बना है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो इससे हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपकी आंख होगी। अब यहाँ पे कोई आदमी अगर है तो उसकी भी हाइट को अगर उसने मेंशन नहीं किया तो उसको भी आप बिल्कुल जीरो मानेंगे ना। आदमी छत पे खड़ा है तो उसकी कुछ हाइट होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कोई आदमी है और ये आदमी है, तो इसको अगर देखता है तो ये जो एंगल बना, यानी उसने ऊपर की ओर देखा, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट यानी दृष्ट रेखा, तो इसके बीच जो एंगल बना तो ये 60 डिग्री है। अच्छा, इस फिगर को हम ऐसे बना सकते थे, ये यहाँ पे बिल्डिंग हो, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, तो ये भी 60 है। तो दोनों फिगर हमारे सही हैं। तो इस तरह क्वेश्चन, या कोई झंडा है या फिर कोई खंभा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के देगा। और कहा कि पेड़ है, पेड़ पे कोई कौवा बैठा है और उसको एक आदमी यहाँ से देखता है, कौवे को शिकार करना चाहता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। इस पे बेस आपको क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा, हर एक टॉपिक पे बेस। मैं थोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा था कि आपके कैसे कैसे फिगर बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण या फिर कहें अवनत कोण, अवनमन कोण या फिर अवनत कोण, वो कैसे बनता है, यानी कि इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती है। मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको बताई हैं, ठीक। बाकी जो आप क्वेश्चन करेंगे उनमें भी आपको बताएंगे। तो जो अवनमन कोण है उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है, एक घर है या फिर कोई खंबा है या फिर आपको कोई पेड़ कह देगा, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, उसकी जगह पे कुछ नाम दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत, मकान कहेगा, खंबा कहेगा या पेड़ कहेगा, कुछ नहीं। उस पर कोई आदमी है या फिर कोई पक्षी है, कुछ भी है, लेकिन वो दिखता है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है और कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी है, और यहाँ पे मान लीजिए बॉल है। अब यहाँ से वो बॉल को देख रहा है। अब यहाँ से जब बॉल को देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, आपको ये डिसाइड करना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी आँख है, ठीक है, हम अपने को ही एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमारी आँख है। तो हमने बात, जो आँख होती है उसके जस्ट सीधे एक लाइन खींच दीजिए, वही हमारी क्षैतिज रेखा होती है। वो क्या होती है, हमारी क्षैतिज रेखा। तो ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये सीधी। और एंगल हमेशा बन जाता है 2 ही लाइन के बीच में, क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा। अब दृष्ट रेखा डिपेंड करती है कि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं या फिर नीचे की ओर देख रहे हैं। अब ये बॉल है, ये यहाँ से हम देख रहे हैं और इस बॉल को देख रहे हैं, यानी कि हम इस बॉल को देख रहे हैं। इस बॉल में अब यहाँ हमारी जो दृष्ट रेखा है हमारी इधर की ओर, इस बॉल की तरफ है। तो ये हो गया हमारी क्षैतिज रेखा और ये हो गया हमारी दृष्ट रेखा। तो ये जो कोण बना, अब इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उन्नयन कोण जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे कि फ्लैग को देख रहे हैं या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके टॉप को देख रहे हैं, तो वो जो होती है वो होती है उन्नयन कोण। अब ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। क्या बोले, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं। दूसरी कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसको मान लीजिए एज्यूम करिए बीच में से रोड गई है, ठीक, आपको कोई आपका घर कोई कॉलोनी में है, बीच में से रोड गई, आपका घर मान लीजिए 1 मंजिला है, दूसरा घर 2 मंजिला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। इसका नाम जैसे भवन कहेगा, मकान कहेगा, उसकी हाइट थोड़ा
अब कम होगी, ठीक है। और दूसरा कहेगा कि मीनार है, टावर, टावर मतलब को कहता है एक मान लीजिए वो भी टावर जो होते हैं जिसके द्वारा जो कनेक्टिविटी होती है, एक टावर उनको भी कहा जाता है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको भी टावर ही कहा जाता है। और इसमें आपको हिंदी में लिखने मिलेगा मीनार होगी, ठीक है, या फिर कहेगा कि खंबा है, बहुत बड़ा पोल है, तो वो जो होगा वो मकान की हाइट से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, अब मान लीजिए इस टावर पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आदमी, यहाँ अब मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ से इस छत पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका दरवाजा होगा, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, पाद बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं। अब यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखता है, अब हमने कहा था यहाँ उसकी आंख है, अब यहाँ से एंगल जो क्षैतिज रेखा होगी, आंख के जस्ट सामने एक लाइन खींचिए, वही हमारी क्षैतिज रेखा होती, तो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा आंख के जस्ट सामने वाली। अब इस आदमी को देख रहा मैं यह देख, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि इस आदमी को हम कुछ भी नहीं मानेंगे, उसकी सोचो कि हाइट होगी या फिर कुछ होगा, उसका कोई हमारा मतलब नहीं होता है, बस वो छत पे जो पॉइंट है उसको हमारा बस ध्यान रखना है। अब उसकी हाइट वो 7 फुट का होगा, 5 फुट का, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, जो हाइट मकान की दी गई उसी हाइट को हम इस क्वेश्चन में अपने मानेंगे, ठीक है। उसकी हाइट को सोचने में यार उसकी हाइट नहीं दी गई उसको क्या मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे आदमी, इस आदमी की भी कुछ हाइट को यहाँ पे नहीं मानेंगे, अगर हाँ कुछ खास कंडीशन होगी उसको अलग चीज़ है। अब यहाँ पे ये हो गई उसकी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये इस आदमी को जब देख रहा है तो यानी कि लाइन ऑफ साइट कहाँ है, नीचे की ओर है, इधर की तरफ है, तो जो एंगल, अब देखो ये नीचे की ओर देख रहा है, तो ये एंगल कैसा बना, नीचे की ओर, तो ये कौन सा होगा, अवनमन कोण, ये भी हमारा होगा अवनमन कोण। फिर यहाँ पे पाद बिंदु भी कोई आदमी है, उसको भी यही आदमी देख रहा है, यही आदमी उसको भी देख रहा है, तो यहाँ पे भी ये अब लाइन ऑफ साइट कहाँ आ गई, नीचे की ओर आ गई, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो और बड़ा हो गया, पहले इतना छोटा था अब क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो इस तरह फिगर्स बनते हैं, यानी कि वो आदमी इन दोनों को देख रहा था, इससे इन दोनों, ये दोनों, इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया कि ये उसको देख रहा, वो कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो इस तरह दोनों फिगर बनेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो अगर उनको एक क्रॉस लाइन कट कर रही है, तो ये जो एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वही आपको फंडा लगना है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। तो जैसे ये बेस लाइन मान लीजिए हो गई, ठीक है, तो ये जितना, अगर इसको और इस लाइन को हम एक दूसरे के पैरेलल मान ले, तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये जितना एंगल है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए 60 डिग्री है बड़ा वाला, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। सेम एज अगर यहाँ पे भी एक लाइन हम खींच ले पैरेलल, तो ये छोटा वाला जो है वो ये दो लाइन पैरेलल होगी, ये क्रॉस लाइन होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 45। तो अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। बना तो हमारा अवनमन कोण था, लेकिन हमने क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू इसको कन्वर्ट कर लिया हमने एन कोण में, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन में, और फिर हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहते कि भाई टैन ही हर जगह लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी रिक्वायरमेंट दी होती है उसके अकॉर्डिंग टैन, साइन, कॉस, कॉट जो भी लगना होता है वो लगेगा। बिल्कुल आपको क्लियर बताएंगे कि कौन लगेगा, बिल्कुल बता देंगे कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ लगेगी, ना कि जरूरी नहीं कि हर जगह टैन ही लगे। फिर दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे उन्नयन कोण भी बनेगा, साथ में अवनमन कोण भी बनेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे इधर मीनार है, इधर टावर और खंबा है, ठीक है, और ये यहाँ पे मकान बना है। अब की बार आदमी टावर पे नहीं, पहले टावर पे था यानी मीनार पे था, अब की बार आदमी अपनी छत से वो देख रहा है, ठीक है। ये वाले ये लोग पहले यहाँ पे नीचे की ओर देख रहे, कहीं भी देख रहे थे, लेकिन अब की बार ये मीनार पे खड़ा जो आदमी है इसको ये, और मीनार के नीचे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक यहाँ पे, और ये आदमी अब की बार यहाँ से देख रहा है, ये देख रहा है। अब देखो इसकी लाइन ऑफ साइट किधर है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जैसे इसके सामने होगी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये आदमी जब इस आदमी को देखेगा तो यानी कि ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा। अब ये आदमी इस ऊपर वाले को देख रहा है, तो यानी कि ये जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अब यही आदमी जो मकान पे की छत पे खड़ा है, वही मीनार के जो पाद बिंदु पे यानी कि नीचे है उसको देखता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी फिक्स रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि भाई आँख की जैसे रोशनी चाहे ऊपर देखो नीचे देखो वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। अब यही आदमी नीचे की ओर देख रहा है ये, तो अब जो इस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल, हमने बताया था एंगल दो ही के बीच में रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या होगा, दर्श रेखा,
ठीक है, लाइन ऑफ साइट उसके बीच बनेगा। तो अब ये जो एंगल बना, अब देखो ये नीचे इसके और इसके बीच नीचे वाला एंगल बना, तो ये जो होगा हमारा ऑनमन कोण। तो ये आपको बस ये चीज़ आपको समझनी है कि फिगर कैसे बनेगा, व्यक्ति कहाँ पे है, कौन देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि उन्नयन कोण बनेगा या फिर अनुमान कोण बनेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए साइन रूल के अकॉर्डिंग रेशियो भी पता होना चाहिए कि साइन बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, या फिर कर्ण बटे लंब, या फिर टैन बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। तो ये भी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि उनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी जरूरत होती है, यानी कि जितने भी फॉर्मूले, जितने भी ट्रिक, जितने भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि साइन बराबर हम क्या लिखते हैं, कॉस बराबर क्या लिखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मान लीजिए कहा कि कोई पेड़ है, तो पेड़ खड़ा ही तो होगा, या फिर कहा गया हाँ ऊपर से टूटा है तो वो तो स्पेशल केस होगा। तो पेड़ खड़ा है, इसको ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। ये नीचे यानी कि कोई इतनी दूरी पर है, या फिर कोई उतनी दूरी पर गेंद है, या कोई आदमी है, कुछ भी अगर कहा, या कोई यहाँ पे सड़क, यहाँ पे खंभा है, खंभे से इतनी दूरी पर कोई कार है, तो वो जो होती है वो हमारा बेस होता है, यानी आधार होता है। ठीक है, ये जो दूरी होती है यहाँ पे वो आधार होता है। अब एक चीज़ और कहता है कि मान लीजिए यहाँ से हम कोई पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग की जो दूरी है, पतंग की जो डोरी है, उसकी लंबाई इतनी कही गई 20 मीटर, तो ये होती है हमारी कर्ण। ये क्या होती है, हमारी कर्ण। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, ये हमारी हो गई आधार। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये यहाँ पे 90 डिग्री ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो पेड़ खड़ा होगा वो 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये यहाँ से लंब, आधार और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ये हो गया। अब यहाँ पे जो साइन रेशियोज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। साइन बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ से एल से लंब है, और के से कर्ण है, और ए से आधार है। अच्छा ध्यान रखिए, जब हम कॉसेक पढ़ेंगे तो लंब बटे कर्ण नहीं पढ़ेंगे, जस्ट उल्टा, यानी कि इसको हम जो नीचे लिखा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर लिखा उसको नीचे लिखेंगे। तो जब कॉसेक थीटा या फिर कुछ लिखा जाए कॉसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, ध्यान रखना। ठीक है, तो नीचे वाला इस ये ऊपर होगा, वो नीचे होगा। इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइट, टैन बराबर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह हम आसानी से रेशियोज ये लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। अगर हमारे टैन 60 दिया गया और हमें टैन लगाना है, और हमें पता है कि हाँ इनके बीच में टैन लगेगा। ठीक है, तो अब टैन लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टैन 60 की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो कंप्लीट टेबल है, उसका कॉन्सेप्ट, मतलब अगर टेबल याद नहीं करनी तो उसको किस कॉन्सेप्ट से समझना है कि उस टेबल का सिर्फ मान लीजिए मैंने साइन याद कर लिया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90, और उसके थ्रू मैंने पूरी टेबल लिखनी चाहिए। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हमने उस पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल वो टेबल याद भी हो जाएगी, और वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो वो टेबल याद करनी चाहिए, क्योंकि उससे वैल्यूज़ हमें पता चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है वो उनको हम पढ़ भी लेते हैं, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट वैल्यूज पढ़ भी लेते हैं, जैसे कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, एंड tan 45 का मान 1 होता है, एंड tan 60 का मान √3 होता है। तो इन तीन वैल्यू को तो बिल्कुल रट ही लेना है, ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, बाकी होता तो सबका है जिस प्रकार की जरूरत होती है। तो इन तीनों का तो मान आपको बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का 1, एंड tan 60 का मान √3, ये बिल्कुल याद रखना। अच्छा ठीक, और √3 बराबर होता है, कहीं कहीं आपको वैल्यू भी रखनी होती है, √3 बराबर 1.732 डायरेक्ट होता है। तो बस इतनी यहाँ तक वैल्यू ये भी याद होनी चाहिए, √3 बराबर 1.732 कहीं कहीं पे रखने को आता है। फिर tan 90 बराबर इन्फिनिट होता है। ठीक है, यानी इसका कोई भी ज्ञात नहीं, एक लिमिट नहीं होती। साइन 0 बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, एंड साइन 60 बराबर √3/2, एंड साइन 90 बराबर 1, एंड cos 0 बराबर 1, cos 30 बराबर √3/2, एंड cos 45 बराबर 1/2, एंड cos 60 बराबर 1/2, एंड cos 90 बराबर 0। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई, अच्छे से आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इनकी जरूरत बहुत पड़ेगी। मैंने बता दी ये तीन वैल्यूज तो आपको बिल्कुल रटी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 बाय 1 बेसिक से लेकर जितने भी हाई क्लास के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, और सारी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ठीक है, आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन किस किस प्रकार के घुमा घुमा के पूछ सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँगा।